हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं नरोत्तम सिंह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है बेटा न्यूक्लियस मीन्स नाविक। नाविक के बारे में आपने चैप्टर 12 में भी पढ़ा है बेटा, कुछ थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कि नाविक का जो इन्वेंशन हुआ था, जो डिस्कवरी हुई थी नाविक की, वो की थी किसने? वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने ही नाविक के बारे में बताया था अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। और उसी टाइम से जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद हमें मालूम चल पाया कि जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग एटम के 1% पार्ट में होता है। 1% पार्ट में मतलब जैसे ये बिल्कुल उसके सेंटर में एज ए आल्पिन हेड होता है। आल्पिन होता है ना बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर रिवॉल्विंग करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं एटम में। और जो न्यूक्लियस है वो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। और ये किसके जैसे होता है? जैसे मान लो कोई रूम है और उस रूम में कोई आल्पिन पड़ी है मान लीजिए, तो उस आल्पिन का जो हेड होता है उस हेड के साइज का तो होता है न्यूक्लियस, और जो रूम होता है उसके इक्वल साइज का होता है रूम के इक्वल साइज का होता है एटम, और जो आल्पिन हेड है उसके साइज का होता है न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस काफ़ी छोटा होता है, लगभग 10⁵ मतलब 10⁵ मल्टीपल छोटा होता है। किससे? उससे एटम से। तो बेटा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज हम पढ़कर आ चुके हैं 10⁻⁻15 मीटर का होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में 1911 में रदरफोर्ड ने बताया था हमें। सबसे पहले बताया था किसने? रदरफोर्ड ने। अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से बताया था रदरफोर्ड जी ने कि जो एटम होता है, एटम के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें पूरा जो एटम है उस एटम का पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, और उस एटम का मास भी क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। तो सारा का सारा सब कुछ किस में कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियस में। ये हमें रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था 1911 में। तो बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले न्यूक्लियस के बारे में आपको मालूम चल गया होगा कि लगभग इसकी जो साइज़ होती है वो 10⁻⁻15 की होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं AMU की। अब हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट की। चैप्टर की वैसे जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है, AMU या AQ 1 AMU। ये एक यूनिट है बेटा। यूनिट का नाम है A for एटॉमिक, M for मास एंड U मीन्स यूनिट। तो 1 AMU ये एक यूनिट होता है। छोटे जो पार्टिकल होते हैं एटॉमिक साइज के, उनके मास को हम इसमें मेजर करते हैं, उसके द्रव्यमान को मापा जाता है इसमें। और इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, मीन्स परमाणविक द्रव्यमान इकाई या फिर मात्रक, परमाणविक मात्रक इकाई। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं या फिर इसको 1U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको 1U से और या फिर इसको 1 AMU से लिखा जाता है। तो बेटा होता क्या है?
तो भाई हमने ये तो पढ़ा होगा कि कोई भी जो यूनिट होता है, कोई भी जो मेजरमेंट हम करते हैं फिज़िक्स में, तो वो सारा का सारा इंडिपेंडेंट नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मैंने बोला आपको कि 1 kg या 2 kg शुगर है, चीनी है। मान लो किसी बैग में 2 किलोग्राम चीनी है, तो वो जो 2 किलोग्राम है बेटा, वो क्या है? वो एक मास है, एक द्रव्यमान है उस चीनी का, ठीक है ना। ये जो द्रव्यमान है वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में है। कोई भी जो यूनिट है, जो भी मेजरमेंट है, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे मैंने बोला 2 kg चीनी शुगर, 2 kg शुगर किसी बैग में है, तो वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में है। रेस्पेक्ट में बोलें तो बेटा जैसे 1 kg एक निर्धारण किया हुआ है किसका, कि 1 किलोग्राम क्या है, कि पेरिस में एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। जितना भी द्रव्यमान है सारा का सारा उसी के सापेक्ष, उसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया है। 1 kg हम क्या मान के चलते हैं कि उस सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो स्टैंडर्ड है, वो मानक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है ना। उसका निर्धारण किया जा चुका है और वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, फिक्स्ड है। उसी को हम मानते हैं सभी जगह, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, चाहे रूस, चाहे कनाडा, कहीं भी चले जाओ बेटा, और सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो उसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, क्योंकि उसको 1 kg मान लिया गया है। उसको क्या मान लिया गया है बेटा, उसको 1 kg मान लिया गया है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं, तो वही किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब ऐसा ही कुछ यहाँ है, ये जो 1 AMU है, ये एक एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जो परमाणु स्तर के जो कण होते हैं, उनके मापन के लिए जो इकाई हम काम में ले रहे हैं वो AMU है, वो 1U है। तो ये भी किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगी। ये भी ये जो मास है, इसको भी किसी ना किसी मास के रेस्पेक्ट में लिया गया होगा, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मेजर किया गया होगा। तो उसके लिए क्या माना गया, इसके मेजरमेंट के लिए, इसके मास के मेजरमेंट के लिए सबसे पहले निर्धारण किया गया किसका, कार्बन 12 का। एक परमाणु लिया गया कार्बन 12 और ये मान लिया गया कि जो 1 AMU है वो कार्बन 12 या 1U और 1 AMU, ये जो यूनिट है वो यूनिट किसके इक्वल है, ये जो मास है वो इक्वल है किसके, C12 मास ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ C12 एटम। तो 1 AMU को मान लिया गया किसके इक्वल, 1 AMU जो मास है उसको मान लिया गया कि ये जो मास है, ये जो द्रव्यमान है, वो कार्बन 12 के एक परमाणु जो होता है उसके 12वें भाग के इक्वल है, उसके 12वें भाग के क्या है, इक्वल है। ये इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है, उसके इक्वल मान लिया किसको, 1U और 1 AMU मास को। ठीक है बेटा। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, कार्बन 12 जो एटम है उसका मास कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए देखो बेटा, तो उसके लिए हम बात करते हैं कार्बन 12 परमाणु की। तो बेटा जो कार्बन 12 जो एटम होता है उसका मास हम क्या लिखते हैं, मास ऑफ एटॉमिक मास, क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम।
कार्बन 12 जो एटम है उसका एटॉमिक मास हम क्या लिखते हैं, वो लिखा जाता है ये लिखा जाता है 12 ग्राम पर मोल, ये लिखा जाएगा। कार्बन 12 जो एटम है उसके एक एटम की बात करें हम तो एटॉमिक मास जो होगा कार्बन 12 एटम का वो लिखा जाएगा 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या समझे कि एक मोल किसका, कार्बन 12 एटम के एक मोल का मास किसके इक्वल होगा, वो 12 ग्राम के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, so we can say that 6.023 मास ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू कितना है, 12 ग्राम। एक मोल कार्बन 12 एटम्स हैं और उनका जो मास है वो किसके इक्वल है, वो 12 ग्राम के इक्वल होगा। दोनों लाइन का मीन्स एक ही निकल रहा है। अब यहाँ से 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 मोल की वैल्यू रखें, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम, 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स, ये जो है ना मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 12 ग्राम। यही तो लिखा जाएगा। 1 मोल का मतलब क्या है, इतना है। 1 मोल का मतलब कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल का मतलब होता है। तो अब यहाँ से हम बात करें कि इतने जो एटम्स हैं उनका मास 12 ग्राम है, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना होगा। सो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, जो मास होगा, वो कितना होगा, 12 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना होगा बेटा। एक एटम जो होगा किसका, कार्बन 12 का, उसका मास कितना होने वाला है, वो होने वाला है 12/6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है। तो अब यहाँ से हम 1 AMU की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 AMU जो कि हमने क्या लिखा था, 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू क्या लिखा था, हमने लिखा था 1/12 पार्ट ऑफ, क्या लिखा था, मास ऑफ C12 एटम, मास ऑफ C12 एटम, C मीन्स कार्बन, ये तो पता ही लग रहा है ना, C12 एटम, यहाँ मास रख देंगे उसका, क्या बनेगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू कार्बन 12 का एक एटम का मास कितना है, 12 यही तो है, 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ग्राम में आएगा, 12 to 12 कैंसिल, तो इतना आ जाएगा बेटा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आने वाला है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम,
इतना आने वाला है। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 12 to 12 कैंसिल हो गया और ये बच गया। जब 1 में इसका डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये आने वाला है, और जो भी किस में? ग्राम में। तो बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक का। हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। तो 1 AMU को अगर हम किलोग्राम में मेजर करें, 1 AMU को की वैल्यू हम अगर किलोग्राम में निकालते हैं तो क्या निकल कर आएगी? सो 1 AMU क्या बनेगा? देखो, सो 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू कितना आएगा किलोग्राम में? इसको 10⁻³ से और डिवाइड कर देंगे, ग्राम को चेंज करेंगे। 1.66 10⁻³ कितना हो गया? -24। इसमें 10⁻³ का डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये आने वाला है 1 AMU कितना आ जाएगा? ये ऊपर गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आने वाला है। तो 1 AMU और 1 U किसके इक्वल आ गया? ये आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा? तो ये 1 AMU होता है, एक परमाणविक मात्रक, एक 1 एटॉमिक यूनिट। इसको बोला जाता है 1 AMU या फिर 1 U से लिखा जाता है। छोटे जो पार्टिकल होते हैं परमाणु लेवल के, उन परमाणु लेवल के पार्टिकल्स का मास, उसका मास मेजर करने के लिए इस यूनिट को यूज में लिया जाता है। तो बेटा ध्यान रखना इस बात का कि 1 AMU और 1 U इज इक्वल टू, याद होना चाहिए आपको, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ग्राम में -24 रहेगा, किलोग्राम में चेंज करोगे -27 रहेगा। तो आगे नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते। हाँ, तो बेटा अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का प्रदर्शन। नाभिक को प्रतीक के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में कैसे दर्शाएं, कैसे प्रदर्शित करें, तो ये उसके बारे में है ये टॉपिक कि नाभिक को हम सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल के तरीके से कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो उसके लिए बेटा हम देखो किस तरीके का सिंबल काम में लेते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, उस एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, उस एटम को कैसे लिखते हैं जिसके न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है x के द्वारा। भाई x क्या है? ये वो एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस को हम लिख रहे हैं। यहाँ लिखा जाता है z मीन्स एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। A मीन्स मास नंबर, मीन्स द्रव्यमान संख्या, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस। गौर करना बेटा, ये जो हम लिख रहे हैं इनको किस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ठीक है बेटा? तो टॉपिक देखने लायक है, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ये जो Z है ना बेटा एलिमेंट में, ये जो Z है ये होता है एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो ये Z होता है। हिंदी में बोलेंगे परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये Z होता है जो यहाँ लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से ही समझते चलते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा 2He4। क्या लिखा? 2He4। होता क्या है? ये अल्फा पार्टिकल है।
क्या है, अल्फा पार्टिकल। यहाँ हीलियम का न्यूक्लियस है 2He4, तो यहाँ ये जो 2 है, 2 क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है किसका, हीलियम का। ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है 2 उसका क्या है, परमाणु क्रमांक। क्लियर। अब देखिए परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक Z हमें यह बतलाता है कि उस परमाणु में, उस तत्व में कितने तो इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। मीन्स वो हमें बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो परमाणु क्रमांक है वो हमें क्या बतलाएगा, वो बताएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो बताता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कौन बताएगा, वो बताएगा बेटा Z, जो यहाँ लिख रहा होगा। जैसे यहाँ हीलियम में लिख रहा है 2, तो ये जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीलियम जो अपना न्यूक्लियस है। देखो यहाँ X क्या है, ये एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का वो न्यूक्लियस है। तो He ये क्या है, ये उसका सिंबल है उस एलिमेंट का, ठीक है ना। तो ये हीलियम हो गया, ये क्या है, ये एलिमेंट है जिसका कि ये न्यूक्लियस है। तो जो He है ना बेटा, ये क्या है, ये केवल एलिमेंट को शो करता है, किसको, एलिमेंट को। यहाँ ये लिख दूँ मैं X, ऐसे X जो लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। यहाँ ये लिख देता हूँ मैं, तत्व के प्रतीक को प्रदर्शित करता है ये X। जैसे यहाँ तत्व कौन सा है, कौन सा एलिमेंट है, हीलियम है, तो वो X की जगह पर क्या है, हीलियम। क्लियर है बेटा यहाँ तक। और ये Z प्रदर्शित कर रहा है परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, जो कि हमें ये और बताता है कि उसके अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। ए की बात करें बेटा, किसकी, ए की। ये जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इसको भी तो बताइए। तो बेटा ए जो है, ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर। इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ए रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर। मास नंबर मीन्स द्रव्यमान संख्या, क्या बोलेंगे उसको, द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, जैसे यहाँ ये जो 4 है ना, ये 4 क्या दिखा रहा है, ये इसी द्रव्यमान संख्या को दिखा रहा है। किसको, ये जो A है, इस यहाँ A की वैल्यू क्या है, 4 है। 2He4 में A की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और ये प्रदर्शित करेगा किसको, द्रव्यमान संख्या को। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, 4 है, 4 है। इसका मतलब यहाँ न्यूक्लियनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो क्या होने वाला है, वो है 4। अब नई बात आ गई ना, मैंने बोला नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या हैं भाई, अभी तक नहीं पढ़ा हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस क्या होते हैं, पहले तो न्यूक्लियंस की बात करते हैं बेटा। एक न्यूक्लियस जिनसे मिलकर बना होता है, जिन पार्टिकल से
मिलकर जो न्यूक्लियस बना है वो पार्टिकल्स ही क्या होते हैं, वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। किनसे बनता है न्यूक्लियस या नाभिक? नाभिक न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बनता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यही क्या हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या पर और चर्चा करेंगे थोड़ी सी। हो गया? ठीक है। तो बेटा अभी तक चलो ये एग्जाम्पल मिटा देता हूँ। तो आपको ये पता लग गया कि न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, जो नाभिक के अंदर जो होते हैं, जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ही न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसके इक्वल होती है? द्रव्यमान संख्या होती है न्यूक्लियॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है न्यूक्लियॉनों की संख्या। ये बोल दें, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, दोनों की मिलाकर कंबाइंडली। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग क्या है, उस बात को बताता है न्यूक्लियॉनों की संख्या। किस किस के इक्वल होती है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये होती है बेटा, ये होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बेटा क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या मिलाकर न्यूक्लियॉनों की संख्या होती है। आई बात समझ में? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या मिलाकर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। इसको ए से लिखते हैं। और किसी नाभिक में कहाँ लिखी हुई होती है, यहाँ ऐसे ऊपर, वो होती है द्रव्यमान संख्या। नीचे जो लिखी होती है वो होती है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बताएगा हमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। ए बताएगा हमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में। ये उसका सम होता है, उसका योग होता है। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, हो गया? हाँ, तो बेटा अभी हमने सीखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखो एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। एक एग्जाम्पल है बेटा, और ये एग्जाम्पल है किसका, 8O16 ऑक्सीजन का है न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है? ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है। अगर हमसे कह दिया जाए कि इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की
प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना, वो हम लिखेंगे किसके इक्वल, जेड के इक्वल लिखेंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल। अब एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 8 है, तो जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NP मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जेड इज इक्वल टू कितना है, 8 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सेकंड पॉइंट, अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बनने वाली है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी बेटा हमने क्या पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी सर, जेड के इक्वल ही पढ़ी थी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 8 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 8 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो बेटा हम देखो, ये जानते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी है, 16 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्लूड हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इंक्लूड हैं, NP प्लस NN दोनों इंक्लूड हैं इसमें। और इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को सब्सट्रैक्ट कर दूं, नंबर ऑफ 8 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 16 है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स A, ये A के इक्वल है ना। अब इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्सट्रैक्ट कर दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटा दूं, तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल सकता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं भाई हम, इज इक्वल टू A माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं A माइनस जेड, जिसमें A तो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या कंबाइंडली, ठीक है ना। जेड क्या है, ये केवल प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसमें से पूरी में से, दोनों में से, NP प्लस NN में से अगर मैं NP घटा देता हूँ तो क्या बचेगा, NN बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितना आ जाएगा बेटा, 16 में से 8 गया, कितना बच गया, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा, इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होने वाला है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कितना, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो भी 8 है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये सारा समझ में आ गया होगा, जो भी हमने कंसेप्ट आपके लिए बताए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, और आइसोटॉन्स के बारे में। ये कुछ ऐसे है, समस्थानिक, समभारिक और सब न्यूट्रॉनिक, उनके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे। फिर बेटा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो और भी ज़बरदस्त होने वाला है, और भी मज़ेदार होने वाला है। काफ़ी अच्छे न्यूक्लियस के बारे में हम कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए। आपका जो हमें प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल पसंद आया होगा, और ये जो वीडियोज़ हैं हम जो डाल रहे हैं आपके लिए, ये आपको पसंद आए होंगे। तो बेटा चैनल को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए,
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपका इतना हमें आभार मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है बेटा, तो बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए कंसेप्ट के साथ।